खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ मेरे होस्ट हैं मियाँ शाहिद साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, आए रोज़ एक नया इल्ज़ाम, एक नई सनसनी। अब इल्ज़ाम लग रहा है ट्रंप साहब पे कि जनाब उन्होंने या उनके साथियों ने इनसाइडर ट्रेडिंग की है। ये जो लोग नहीं जानते मैशत को, मैं ज़रा सा इसको सादा अंदाज में बयान कर दूं। ये स्टॉक एक्सचेंजेस में ये एक जुर्म है। इस जुर्म में बड़े स्कैंडल हुए, बड़े मुल्क से बाहर भी हमारे लोग भी कई नेट हुए और हमारे एक पुराने साहब वज़ीर आज़म पर भी ये इल्ज़ाम लगता रहा, गलत या सही। ये है कि वो कह रहे हैं कि पहले तो आपने स्टॉक गिरा दिए, तो लोगों ने सेलिंग शुरू कर दी, फिर एकदम से आपने 90 दिन के लिए एक मुल्क को छोड़ के बाकी सब मुल्कों में के टैरिफ को जो है आपने वो ख़त्म कर दी रजीम का 90 दिन के लिए। और रात को ही ट्वीट किया आपने कि जनाब बाय खरीदें और ख़रीदें। अब स्टॉक, ये एक किस्म का माशी कसीनो ही होता है। तो अब उनके जो मुखालफीन है ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब इन्होंने सेल्फ एनरिचमेंट की भी मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लग रहे हैं। और जो इनके इर्द गिर्द ज़ाहिर सारे, अब चूँकि सारे टाइकून हैं उनके गिर्द टेक के और दूसरे, तो ये इस पर ये इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है इस पर बात करेंगे। उधर अमेरिका ईरान पर हमले की जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहा है, मगर एक बात तो सामने खुल के आ गई कि ट्रंप साहब भी जो है वो दर्शनी पहलवान हैं। अब सिवाय चाइना के बाकी सब मुल्कों के टैरिफ तो उन्होंने गिरा दिए, तो अब वो क्या धमकी दे के तो ईंट लेना चाहते हैं ईरान के जो बॉम्ब्स हैं, जो कि उनकी अगर हैं तो उनकी ज़मानत है, क्योंकि और कोई ज़मानत नहीं रहेगी। इतनी तकलीफ दे, अब कोई सिक्योरिटी की ज़मानत नहीं है जितना एटम बम होता है। तो ये क्या सिलसिला है। उधर बिजली का यूनिट हम 25 रुपये तक आने वाला है। ये खबर पढ़ के खुद ही मुझे बात का अपने अंदर भी शर्मिंदा हो जाता हूँ कि बात हम कब से कह रहे हैं और ये कभी होया नहीं आज तक। जब हुआ भी है तो बड़ा शेडी अंदाज में। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम नहीं ले रही। अब पहले भी आड़ती होते थे, जो मिडल मैन थे वो बड़े माशाल्लाह हुन बरसता था, अब तो बेशुमार ही हो गए हैं। कोई ख़रीदार ही नहीं मिलता, गवर्नमेंट ने कोई उसकी कीमत ही नहीं रखी। इस पर हमारे साथ किसान तंजीमों के 2 नुमाइंदगान हमारे साथ होंगे कि क्या इनके साथ ये सलूक डिज़र्व करते हैं। मियाँ साहब, अब वो कह रहे हैं जी कि ये टैरिफ, जो ज़ाहिर मुखालफीन है वो तो ढूंढते फिरते हैं ना कोई उन्हें मिले चीज़ ट्रंप साहब के ख़िलाफ़। तो अब ये इनसाइडर ट्रेडिंग का जो इल्ज़ाम है, आपको क्या लगता है, आपसे बात भी हो रही थी आज दिन को, इसमें कोई सब्सटेंस है इस इल्ज़ाम में या ये भी एक वार ऑफ वर्ड्स है। मियाँ साहब, साहब, कल तक तो ये तजारती जंग जो थी वो पूरी दुनिया में फैली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि भौचाल सा आ गया है और तमाम मार्केट्स जो हैं वो क्रैश कर गई हैं। चीन जो है वो भी जवाबी टैरिफ उसने लगा दिया और फिर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, लेकिन अचानक यू टर्न लिया गया ट्रंप साहब की जानिब से और 90 दिन के लिए एक टैरिफ जो है वो मुअत्तल कर दिया गया उन ममालिक के लिए, चीन के अलावा। तो इसके बाद जो कहानी ने ट्विस्ट लिया है, बड़ी दिलचस्प कहानी भी हुई है और बड़ी चौंका देने वाली कहानी जो है सामने आई है। वहाँ पर अमेरिका के अंदर बाकायदा तौर पर जो डेमोक्रेट्स हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कुछ शवाहिद भी जो हैं वो सामने रख रहे हैं कि जो तजारती जंग में ट्रंप ने जितने भी ये ऐलानात किए थे, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने कमाई के लिए किए थे या अपने जो साथी हैं, जो खरबपति हैं, जो खरबों डॉलर जो है वो उनकी दौलत है, उनकी दौलत को मज़ीद बूस्ट देने के लिए किया था। और ऐसे प्लेयर्स जो मार्केट में मौजूद थे दुनिया में, उनको डुबोने के लिए और अपने आप को सामने लाने के लिए और दुनिया का अमीर तरीन लॉबी करार देने के लिए जो किया गया था। इस हवाले से बड़ी दिलचस्प किस्म के जो है वो स्टोरीज जो है वो सामने आ रही हैं और इल्ज़ाम भी लग रहे हैं। और इस हवाले से जो कांग्रेस मैन है उन्होंने कहा है कि इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए कि कहीं ये सरमाए से सरमाया बनाने का प्लान तो नहीं था। और इस जो कल काजी साहब जो ट्रंप की ट्वीट सामने आई थी, तो पहली उन्होंने जो पोस्ट की थी वो की थी उन्होंने कि बी कूल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका बहुत बड़ा और बेहतर होने जा रहा है। और उसके बाद दूसरी पोस्ट उन्होंने की, जो उनकी कंपनी है उसका नाम है DJT, और उन्होंने कहा कि इसके लिए बेहतरीन वक्त जो है वो आने जा रहा है और उस पर उसकी ख़रीदारी की जाए। तो अचानक फिर उन्होंने टैरिफ पर यू टर्न ले लिया और साथ ही स्टॉक मार्केट जो है वो उठ गई और उनकी जो कंपनी है DJT उसके शेयर्स बढ़ना शुरू हो गए। और काजी साहब जो शेयर्स उनके 15% पे थे
वो $15 पे, वो जाके $20.65 पर जो है उनका इजाफा हुआ और उस पर जो है बताया जा रहा है कि अच्छा खासा मुनाफा कमाया गया और इतना रिकॉर्ड मुनाफा कमाया गया है कि जब से उनकी कैंपेन शुरू हुई है अब तक रिकॉर्ड मुनाफा जो है वो इतना नहीं कमाया गया जितना उन्होंने आज कमाया है। और इसके अलावा एलॉन मस्क का जो कंपनी है टेस्ला, उसके जो शेयर्स हैं वो 226 से बढ़कर $274 हो गए डॉलर। ये भी उन्होंने भी बहुत बड़ा मुनाफा कमाया। और एक ट्रस्ट है इसका नाम है PDR, SPDR इसको कहते हैं, और इसके जो शेयर्स हैं वो 494 से बढ़कर 584 हो गए। ये किस कंपनी की बात कर रहे हैं आप? जो है कमाया गया है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि ये ट्रंप और उनके साथियों की एक चाल थी जो उन्होंने चल दी। अच्छा, अब देखिए ज़ाहिर मुनाफे तो कमाए गए हैं, अगर मुनाफे एक जो रूल्स ऑफ द गेम है उसके मुताबिक अगर वो कमाए जाएं तो वो तो समाज और कानून उसकी इजाज़त देता है। मगर यूँ लगता है कि ये जब से कारोबार रियासत, अमेरिका का भी वही हाल हो रहा है जो हमारा और दीगर ममालिक का इस तरह से हो रहा है कि जब कारोबार रियासत चलाने वाले कारोबार मैशत भी चला रहे होते हैं तो मेरे ख्याल में फिर प्रॉफिट जो है वो अमेरिका अजीम हुआ ना हुआ, इनकी दौलत बड़ी अजीम हो जाएगी और अजीम होती चली जा रही है। अच्छा, अब ये जो आपने 3-4 कंपनियां बताई हैं ये अभी हम अच्छा, मैं एक और भी आपसे खबर मियां साहब शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि कल मैंने एक इंटरव्यू सुना एक ऐसे साहब का जो शी जिनपिंग जो हैं चाइना के सरबराह, उनकी बायोग्राफी लिखी है उन्होंने, और मैं उनका बड़ा मीनिंगफुल इंटरव्यू था। उनसे उस साफ़ी ने पूछा कि इनकी शख्सियत क्या है। शी जिनपिंग साहब ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बड़े खामोश हैं, तो आपने इनकी बायोग्राफी, शेरन नाम है उनका जिन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी है, वो कहते हैं कि एक सॉलिड आदमी है, इसे गुस्सा नहीं आता, ये कब से प्लानिंग करके बैठे हुए थे, इन्हें इस वक्त के अंदाज़ा था कि ये होना है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है मियाँ साहब, जो मैं आज आपको एक और ख़बर दे रहा हूँ कि जहाँ पे इस लड़ाई का इख्तिताम होना है और जहाँ पे मेरी नाचीज़ राय गलत हो सकती है मगर यहाँ पे चीन को शिकस्त नहीं होगी। चीन जो एक्सपेंसिव अर्थ है, नाज़रीन, एक्सपेंसिव अर्थ हम उन मटेरियल्स को, उन धातों को कहते हैं जिनमें ये जो माइक्रोचिप है या ये तकरीबन F-35 से लेके जो इनका सबसे 5th जनरेशन तैयारा है उसमें इस्तेमाल होती है। 1984 से चाइना इस पर काम कर रहा है और इसका कारखाना डेवलप करने के लिए आपको 7 से 8 साल चाहिए होते हैं। अब अगर एक्सपेंसिव अर्थ जो है जिसके बगैर अमेरिका की मैशियत और जो उसके मेन जो आपका आईफोन है, ये जो आपकी मिलिट्री मशीन है, ये जो आप बनाते हैं, ये लीथल सामान बनाते हैं, इसके लिए आपको हर वक्त ये चीज़ दरकार है। और इसकी ज़्यादातर जो इसको ये तो ज़मीन में से निकालने के बाद इसमें से चीज़ों को अलग करना पड़ता है, उसके कारखाने और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना के पास है। तो अब आप क्या करेंगे? लिहाजा वो बड़े ठंडे बैठे हुए हैं उनको। और फिर उसने उसकी शख्सियत के बारे में 2-3 और बातें की। ये प्रिंस लिंग कहते हैं इसे, ये बेसिकली एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक बड़े स्टालवार्ट के बेटे हैं शी जिनपिंग साहब, जो बाद में मफरूर भी रहे जब उनके अंदर की इंटरनल लड़ाइयाँ हो रही थी। और ये उसके बकौल शेरिडन के कि ये एक लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट जो है फिलासफी के तहत इनकी ट्रेनिंग हुई है और ये जो है बड़ा ठंडा खेल रहे हैं। तो यहाँ पर फैसला होना है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बैटल है। और हमने ये देखा, आखिरी बात कर रहा हूँ मियाँ साहब, एक बात, आखिरी बात, इसके बाद आप जा रहे। यानी पहली आंख तो झपक ली ना, ट्रंप साहब ने आंख झपक ली, 75 या जितने मुल्क थे बाकी चाइना के अलावा उन पर टैरिफ वापस ले लिए। तो इससे अंदाजा हुआ कि ये इधर कोई आंख नहीं झपकेगा। जी बात करें मियाँ साहब। जी मियाँ साहब। कायद साहब बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, क्योंकि चीन ने पूरी प्लानिंग जो है वो कर ली हुई है, इससे पहले ही कर ली हुई थी। चीन के पास तमाम तर मालूमात थी कि ट्रंप क्या करने वाले हैं। अच्छा, ये खबर इर्द गिर्द जो मैं देख रहा हूं वो ये सारी प्लानिंग कर रहे थे और चाइना को तमाम मालूमात मिल रही थी। और चीन ने यहां तक प्लानिंग की हुई है कायद साहब कि 500% अगर टैरिफ चीन पर लग जाए तो वो इसको ना सिर्फ सर्वाइव करेगा बल्कि वो अमेरिकन जो इकॉनमी है उसको बिछाड़ कर रख देने की उसके पास सलाहियत मौजूद है। इस वक्त चीन ने अपने बैंकों को कह दिया है कि डॉलर मत खरीदें। वो डॉलर जो है वो उन्होंने उनके ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है बेचने शुरू कर दिए हैं, यूरो बॉन्ड बेचने शुरू कर दिए हैं और उन्होंने डॉलर जो है उसकी खरीदारी जो है वो बंद कर दी है। युआन जो है उसमें अपना जो है वो सारी तिजारती सरगर्मियां करनी शुरू कर दी हैं। कायद साहब, जो चीन है
वो एक फैक्ट्री है, पूरी दुनिया के लिए एक फैक्ट्री है, क्योंकि चीन से तमाम चीज़ें सस्ते दामों और बेहतरीन चीज़ें पूरी दुनिया में जाती हैं। पूरी दुनिया की मार्केट जो है चीन ने कैप्चर की हुई है। अगर चीन और अमेरिका की जो तजारत है उसका मुआवजा किया जाए तो चीन एक्सपोर्टर है, अमेरिका इंपोर्टर है। और अमेरिका के अंदर जो चीज़ें जाती हैं चीन की, वो आईफोन से लेकर बच्चों के खिलौनों तक जाती हैं। जब वो महंगी हो जाएंगी, चीन अमेरिका में तो ये चीज़ें बनती ही नहीं, अमेरिका में चीजें बनने में काफी देर लगेगी, तो फिर अमेरिका के अंदर ही महंगाई होगी, अमेरिका के अंदर ये चीजें जो हैं ये उनको एहसास हो रहा है लोगों को, इसीलिए सड़कों पर लोग निकले हुए हैं, इसीलिए ये इल्जामात लग रहे हैं। और दूसरी जानब ये जो इल्जामात लगे हैं इनमें बड़ी ही हकीकत जो है वो नजर आ रही है। जो अखबारात हैं वहाँ पर वो चीख चीख के बता रहे हैं, वहाँ के जो दानश्वर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो चीख चीख के बता रहे हैं कि मुनाफा कैसे बनाया गया है। तो कायद साहब ये जो चीन है इसने 2023 में 8 ममालिक से तजारत की, इन्होंने 8 ममालिक को 2106 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की। अमेरिका ने इसी दौरान 3175 अरब डॉलर की इंपोर्ट की है। अमेरिका जो है वो तो इंपोर्टर है और चीन जो है वो एक्सपोर्टर है। और चीन ने जो अब अपने दरमियान के जो उसके पड़ोसी मुल्क हैं उस पर तजारत जो है वो बढ़ा दी है। 500 अरब डॉलर की तजारत जो है वो अमेरिका के साथ होती है चीन की, और इसमें अगर 134 अरब डॉलर उनकी एक्सपोर्ट लगा ली जाए अमेरिका की, तो उसमें डालकर वो सारी की सारी तिजारत बाकी मुल्कों पर जो है वो तकसीम हो सकती है। और अमेरिका में अगर चीन ने एक्सपोर्ट करना बंद कर दी तो अमेरिकन कहाँ जाएंगे सर? मैं पहली बात तो ये कि चीन की जो तिजारत है उसका सिर्फ 15% अमेरिका के साथ है, उसका नंबर 1। नंबर 2, मियाँ साहब उसके पास 760 के जो ये बॉन्ड है अमेरिकन जो बॉन्ड ट्रेजरी बॉन्ड खरीदे हुए हैं, मेरा ख्याल है वो नहीं बेचेगा। वो उसको ज़रूरत नहीं है बेचने की, क्योंकि बड़े मैशदानों का ये कहना है कि उनको रिटेन करने में ये इस तरीके से वो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसके पास 760 बिलियन डॉलर होने का मतलब ये है कि ये उसकी मैशत की स्ट्रेंथ भी है, उसकी मैशत की ताकत भी है। लिहाजा इसको स्ट्रेटजिकली वो इसको डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा। वो क्या, मैं आपको बताऊं। बात यह है मियाँ साहब कि मैंने एक तो आपको ये बता दिया कि सारी लड़ाई एक्सपेंसिव अर्थ की है, जो एक वॉशिंग मशीन से लेकर एक लीथल मशीन जो है उसमें लगती है, तो उसकी फैक्ट्री को मुकम्मल करने में 8 साल लगते हैं। 8 साल, किसी ने कहा था अ वीक इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, तो कहाँ 8 साल। तो मुझे लगता है ये जंग छेड़ के इस पर भी मेरा ख्याल में आँख ट्रंप साहब ही झपकेंगे। ये ज़्यादा मुझे करीने क्यास लगता है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अमेरिका और ईरान में क्या है, उधर भी शायद ये इस तरह से एक फाल सलाम दे रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, जो दूसरा बड़ा इशू डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि इसके साथ न्यूक्लियर आर्सेनल जोड़े हुए हैं, और ये भी अब किसी ज़माने में हमें फ्लैश पॉइंट कहा जाता था कश्मीर और इंडिया और पाकिस्तान को, आज का बड़ा फ्लैश पॉइंट अमेरिका बहादुर और ये बना रहे हैं। और ये जो एक जजीरे पे जाके इन्होंने इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप किया है, तो जो ये थेरी थी, डील मेकर इनकी किताब भी है ना, क्या नाम है उसका, यानी इनका मतलब इसका ये है कि जी मैं डील करने के बड़ा बादशाह हूँ। ज़ाहिर है एक प्रॉपर्टी डीलर के फर्जंद अर्जुमंद है, वहीं से गालबन 1 मिलियन को इनहेरिट हुआ था, जिससे फिर बढ़ते बढ़ते ऊपर तक पहुँच गए। अच्छा, पेंटागन का चीफ फिर धमकी दे रहा है कि जी हम जो है वो ईरान पर जो हमला करेंगे, ये खबर आप देख भी रहे हैं। अब मसला ये है कि आई डोंट थिंक इट इज़ दैट सिंपल। और 4 दिन तुम टैरिफ को तो मेंटेन रख नहीं सके, और एक सेमाई न्यूक्लियर पावर जिसके पास बहुत ज़्यादा, उस पर हमला करके जो भुरकस आपकी मैशतों का निकलेगा, और फिर जो इलाकों में जो कुछ होगा, और उसके बाद जितनी बड़ी तहरीकें मिडल ईस्ट में शुरू होंगी, और उसके बाद जो मिडल ईस्ट की मोनार्कीज़ हैं उनका क्या असर होगा। मतलब यह है कि वैसे तो आप के वतन से कोई बर्बादी के अलावा कोई चीज़ निकल नहीं सकती, मगर अंदाज़ा तो हो गया मियाँ साहब कि आप 4 दिन ये टैरिफ नहीं रख सके, अब 90 दिन जो है यानी, और उसके बाद लोग आपके निकल आए बाहर। अब इल्ज़ाम ये लग रहा है कि आप, मैं नहीं कह रहा, आपके अपने मुखालफिन, आपके सियासी मुखालफिन, लॉस एंजलिस टाइम मैं तो नहीं निकालता ना, मैं उसका एडिटर हूँ भाई, वो कह रहे हैं, यानी वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि पीपल आर सेइंग दैट इट वाज ऑल अबाउट मेकिंग क्विक बक्स, जैसे अमेरिकी ज़बान में कहते हैं, ये इसलिए था। तो मियाँ साहब, मुझे ये लगता है कि ये गीदड़ भभकी है। इस तरह अगर इन्होंने किया तो ना इनके अलाइज सलामत रहेंगे,
जो जिनकी हिफाजत इनके गार्ड्स करते हैं मुख्तलिफ ममालिक में इस इलाके में, और ना ही आलमी मैशत जो है फिर किधर जाएगी, सियारा किधर जाएगा, इंसानियत किधर जाएगी। तो मियाँ साहब मुझे लगता है कि ट्रंप साहब एक बड़कबाज ही हैं मियाँ साहब। लेकिन कायद साहब इसमें एक चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए कि जो ट्रंप हैं और उसके जो इंतज़ामिया में जितने भी बड़े बड़े ओहदे हैं वो इसराइली नवाज हैं, और इसराइली जो वहाँ पर सरबरा वहाँ पर मौजूद थे नेतन्याहू, और उन्होंने ट्रंप को जो उकसाया है, वहाँ पर जो प्लान बने हैं, जो मनसूबाबंदी हुई है, वो मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो सामने आ रही है। ये वही अमेरिका है ना कायद साहब जो कहता था कि हम जो है वो एक अगले हफ्ते में मुज़ाकरात शुरू करने वाले हैं, और फिर ये वही अमेरिका है जो मिडल ईस्ट में ये बात जाकर जो है वो कहता है कि सालसी की जाए, और फिर ये वही अमेरिका है जो धमकी दे रहा है कि जो इससे मुज़ाकरात से पहले अपना प्रोग्राम बंद करें। ये अमेरिका जो है वो आज हालात ये हो चुके हैं कायद साहब कि वो अमेरिका जो ये कहा करता था कि फ़लाँ मुल्क में ना जाओ, वहाँ हालात ख़राब हैं, आज बहुत से मुल्क ये एडवाइजरियाँ जारी कर रहे हैं, जिसमें चीन है, यूरोप है, रशिया है, दीगर ममालिक ये एडवाइजरियाँ जारी कर रहे हैं कि अमेरिका ना जाओ, वहाँ पे हालात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो ये अमेरिका जो है वो दुनिया को डिस्टर्ब करने के लिए, अमेरिका की बात नहीं कर रहा, ट्रंप की बात कर रहा हूँ और उसके हवारियों की बात कर रहा हूँ, वो दुनिया को डिस्टर्ब करने के लिए ज़रूर तुल गए हैं, और एक तरफ तजारती जंग छेड़कर उन्होंने सिकड़ा कर जो है वो वहाँ पर चीन तक ले आए, और साथ ही एक नई स्टोरी जो स्कैंडल बन गई है, और साथ दूसरी जानिब जो है ईरान की जानिब हमले पर जो उकसाया गया है ट्रंप को, वो उस तरफ आ रहे हैं। लेकिन उनको ये भी साथ साथ मालूम है कि ईरान ने अगर जवाबी वार किया, अगर कोई ऐसी जारहियत हुई तो वहाँ से जवाबी वार हुआ, तो ये ना सिर्फ अमेरिका, ना सिर्फ इजराइल, बल्कि पूरे खित्ते के लिए जो है तबाहकुन होगा, क्योंकि फिर जंग आमद वो तो होता है, वो तो होना है। इतना बड़ा असले का वहाँ पर ज़ख़ीरा लेके आना अमेरिका, वो एमी तो नहीं लेके आया, वो सिर्फ ईरान के लिए नहीं लेके आया कायद साहब, वो चीन के लिए भी लेके आया है। वो उस बहरा अहमर जिसको रेड सी कहते हैं, वहाँ पर वो उस तजारत को रोकने के लिए आया है, वो पूरी दुनिया का अमन तबाह करने के लिए वहाँ पर आया है, क्योंकि जो असला की फैक्ट्रियाँ हैं वो उसी वक्त चलती हैं जब किसी पर जंग मुसल्लत की जाए। लेकिन इस दफ़ा जो है वो असला की फैक्ट्रियाँ इजराइल अमेरिका को खुद अपनी जंग जो है वो अपने कंधों पर लड़नी पड़ेगी, अपने बजट पर लड़नी पड़ेगी, और उससे जो है बड़ी महंगी पड़ेगी कायद साहब। अच्छा देखें, बात ये है मियाँ साहब कि वो ये जवाब तो ये पैदा कर रहे हैं, और ज़ाहिर है नेतान्याहू साथ बैठा हुआ है, और पावर जिस तरह हमने कल कहा था कि वो पावर के साथ चिमटा हुआ है, और चिमटने की वजह सिर्फ ये है कि उसके करप्शन के चार्जेस जो हैं, जो उसको इम्प्यूनिटी हासिल है या उसे क्या कहते हैं एमनेस्टी हासिल है, वो उसकी जाती रहेगी। और फिर वो माशाल्लाह एक और जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे नहीं पता कि वो रिहा हो गए हैं इसराइल के या आजकल भी जेल में रिहाइश पजीर हैं, वहाँ चलें, है तो बड़े बेहुदा उनकी रूलिंग क्लास, मगर कम अज़ कम कोई लॉ एंड ऑर्डर उधर है, कोई वहाँ वो ये नहीं कह सकते कि मनी लॉन्ड्रिंग हमारे बच्चों से ख़ता हो गई है, वो कुछ कभी वहाँ पकड़ भी लेते हैं। मगर सवाल ये है मियाँ साहब कि ये जो जितने इसके मफरूज़े थे ये गलत साबित हो रहे हैं, यानी टैरिफ को ये मेंटेन नहीं कर सका। अभी मैं आपको एक और सवाल, मैंने अभी एक और प्रोग्राम में किसी बड़े इकोनॉमिस्ट से एक सवाल किया कि भाई पहले आपने कहा कि जी नेशन स्टेट है, हाई टैरिफ वॉल थी, फिर जब आपकी इंडस्ट्री को बड़ी मंडियों की ज़रूरत पड़ी तो आपने कहा टैरिफ गिरा दो, आपने पहले गैट किया और अब आपने WTO कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब WTO के बाद आपने कहा जी मंडियाँ लुट लो, माल फेंको, हमारा माल खरीदो, खबरदार। ये जो यहाँ आया था अपना क्या नाम है उनका सिटी बैंक का मुलाजिम प्राइम मिनिस्टर जो था शौकत अजीज़, यहाँ आके उसने सारी ये टैरिफ वॉल नीचे गिराई, हमारा बुरकस निकाला। वैसे भाई दबे मुबैना तौर पर वो कहा जाता है, इल्ज़ाम गलत है या सही नहीं मुझे इसका नहीं पता, मगर वो इनसाइडर ट्रेडिंग में उनके भी नाम आया था ज़रा, क्योंकि आज इनसाइडर ट्रेडिंग की बात ट्रंप के हवाले से हो रही है तो ये कहानी ऊपर से नीचे तक एक ही लगती है। बहरहाल तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये अब क्या करेंगे आप, अब कैसे फैक्ट्रियाँ वापस जाएंगी, आज कैसे 14% आपकी टोटल जो है अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग, जिसे आप रियल इकॉनमी कहते हैं, बाकी सारी की सारी सट्टे में लगी हुई है, और उसमें है अपना क्या कहते हैं प्रॉपर्टी में है या सर्विस सेक्टर में लगी हुई है, तो ये वापस कैसे जाएगी। नंबर 1, वहाँ से आपने इसलिए अपनी फैक्ट्रियाँ निकाल के चाइना ले गए थे, आप इसलिए नहीं ले गए थे कि आपको चाइना से बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि चाइना का जो मेहनत कश है उसका ज़रा इस्तेसाल ज़्यादा कर सकते थे आप, क्योंकि
मैं एक मिसाल देता हूँ कि जो मर्सिडीज़ की फैक्ट्री में एक दिन की तनख्वाह थी जर्मनी में या यूरोप में, वो पूरे महीने की तनख्वाह थी। स्किल्ड वर्कर जो था चाइना का, तो आप सारा सामान वहाँ लेके चले गए। कम्युनिस्ट पार्टी निकाल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, साथ हमें टेक्नोलॉजी भी दो, मगर आप वापस कैसे लेके जाएंगे? वो मुझे बताएं, ये फैक्ट्री पहले तो इतनी जल्दी वापस कैसे जाएगी? और अगर वापस जाएगी तो वो क्यों एक सरमाएदार वहाँ वापस लेके जाएगा जहाँ पे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है? तो ये सारा जो है ना, जैसे एक बंदे ने कहा है कि अब ये क्रोकोडाइल जो होता है ना, मगरमच्छ, उसको जो मुर्गी के अंडे में घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ और नजर आ रहा है सर, मुझे नजर आ रहा है कि अमेरिका शायद वो जो चौमुखी लड़ाई जो है उसने जिसने शुरू की थी ट्रंप ने, वो अपनी ही जाल में फंस गया है। अब एक जानिब जो है वो चीन ने उसको घेर लिया है, दूसरी जानिब ईरान ने उसको घेर लिया है और हौसियों ने उसको घेर लिया है। हौसी जिनको एक बिल्कुल ऐसी कुव्वत कहा जाता था कि जो वो बिल्कुल कुव्वत समझा ही नहीं जाता था, उनको बागी कहा जाता था, वो पै दर पै हमले कर रहे हैं। वहाँ पर इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद हौसी जो है उनसे जो है और कंट्रोल नहीं हो पा रहे। और ईरान ने जो खबर है वो ये है कि ईरान ने लॉक कर ली हैं पोजीशंस सारी, और अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो वो उन जगहों को जो पोजीशंस हैं उनको हिट करेगा जहां पर मौजूदगी पाई जाती है अमेरिका की भी और इजराइल की भी। और ये तमाम जो पोजीशंस हैं वो लॉक हो चुकी हैं, और उस हवाले से जो ईरान है वो तैयार है कि अगर उन पर जारहियत होती है तो फौरी तौर पर जवाब देगा, और ना सिर्फ जवाब देगा बल्कि उनके पास वो बैक टेक्नोलॉजी भी मौजूद है कि एक हमले के बाद अगर वो दूसरा हमला होता है तो उसका जवाब देने का उनके पास सलाहियत मौजूद है। तो ये तमाम तर सलाहियत के साथ ईरान जो है वो मुकम्मल तैयार है। और चीन और रूस जो है वो बार बार मना कर रहे हैं अमेरिका को कि ऐसी हरकत नहीं करनी। अगर कोई ऐसी हरकत वहाँ से होती है तो चीन और रूस भी खामोश नहीं बैठेंगे काजी साहब। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मुज़ाकरात होने हैं अगले हफ्ते को, अगर होने हैं और अमेरिका उसमें संजीदा है, तो ईरान ने कहा है कि बराबरी की बुनियाद पर होंगे और उससे पहले कोई पेश की शर्त जो है वो नहीं रखी जाएगी। और अमेरिका ने कहा है कि इसको प्रोग्राम को बंद किया जाए। तो ये कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस हवाले से अपना किरदार अदा किया है। उन्होंने ईरान से बातचीत की है और ईरान ने सऊदी अरब का एहतराम भी किया है, और उन्होंने कहा है कि हम उस तैयार हैं बातचीत करने को। लेकिन शायद जो है वो नेतन्याहू ने ट्रंप को इतना पंप कर दिया है कि वो इस तरफ नहीं आ रहा, लेकिन उसको नतायज जो है वो भुगतने पड़ेंगे। ये भी ट्रंप को मालूम है। एक ब्रेक लेनी है, मगर ये बात, ये किसी किस्म का हमला ईरान के लिए तो ख़तरनाक होगा, मगर उसके जो इर्द गिर्द हरीफ या हलीफ हैं उनके लिए शायद ज़्यादा ख़तरनाक हो जाए। बहरहाल इस क्लास से कोई बईद नहीं है कि वो कहते हैं कि मैन ऑन द ब्रिंक ऑफ प्रेसिपिस स्टॉप्स रीजनिंग। यही लगता है मुझे आज की जो रूलिंग एलीट है। वापस आएंगे तो बिजली की यूनिट की बात भी मियाँ साहब से पूछेंगे कि ये सब्र का पौधा तो न फूला न फला, इसकी क्या बनेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये किसानों के साथ क्या हो रहा है, आज बात करेंगे ज़रा। वो जो कहा था ना हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि जी मुनाफा हर किसी का हक है, उसके नतीजे में किसानों के साथ क्या हुआ, इसमें हमारे साथ कुछ दोस्त होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। मियाँ साहब, कुछ और IPPs ने आज दरख्वास्त दी है, मैं देख रहा था। क्या सिलसिला है कि वो कहते हैं हम रेट कम करने को तैयार हैं? कैसा बिल्कुल जो टास्क फोर्स है, पावर टास्क फोर्स, उसने जो बातचीत की है IPPs के साथ, ये उसके समरात आना शुरू हो गए हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि बहुत से IPPs ने नेपरा में दरख्वास्त दी और वो टैरिफ रिड्यूस हुआ। आज भी 9 IPPs हैं जो बेगास पे चलते हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी है और उन्होंने कहा है कि हमारा जो मुनाफा है वो भी कम किया जाए, हमारी ऑपरेशनल कास्ट भी कम की जाए और हमारी मेंटेनेंस कास्ट जो है वो भी कम कर दी जाए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंश्योरेंस लागत है वो भी कम की जाए, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम बिजली जो है वो बल्क सप्लायर जो है उनको भी बेच सकते हैं। तो इसमें 9 पावर प्लांट्स हैं, इनके जो रेट्स हैं इस वक्त ये 9 रुपये 71 पैसे फ़ी यूनिट तक हैं, जो कि 16 रुपये तक थे। इनको जो पहले टैरिफ दिया गया था वो कोयले के रेट पर दिया गया था, जो कि उनसे नेगोशिएशन हुई और वो वापस आया रेट, और अब इसका टैरिफ जो है वो 5 रुपये फ़ी यूनिट तक होने जा रहा है। और आइंदा आने वाले दिनों में जून तक काजी साहब ये प्लानिंग हो चुकी है कि बिजली के टैरिफ में 6 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो मज़ीद कमी की जाएगी। इस वक्त 7 रुपये 41 पैसे कमी की गई और 6 रुपये मज़ीद हो जाती है, तो बिजली का यूनिट जो है वो 27 रुपये पर आ जाएगा और 1 रुपये 71 पैसे आज बिजली जो है वो सस्ती हुई है।
3 माह के लिए, और इसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मजीद बिजली जो है वो सस्ती होने जा रही है। तो 25 रुपये फी यूनिट का जो है बिजली का यूनिट उस तक आने का हुकूमत का टारगेट है, और इस तरफ जो है वो हुकूमत जा रही है और नज़र भी आ रहा है, क्योंकि इसमें एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं। नेपरा जो है वो 16 अप्रैल को इस पर समाअत भी करेगा। 16 अप्रैल की बात मैं कर रहा हूँ, तो 16 अप्रैल को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी चेंज होनी है। तो आलमी मार्केट में 13% जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, खाम तेल की कीमतों में। तो वो उसका जो इम्पैक्ट है उसका रिलीफ पाकिस्तान पे आएगा, और वो रिलीफ मिलने का इम्कान है, और इम्कान है कि बड़ा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक सवाल है आपसे, बात ये है, अभी आपने एक बात की, उसी को मैं दोहराता हूँ कि जी वो कोयले से पैसे कोयले को ले रहे थे, बना गन्ने के फोक से रहे थे। दिस इज़ क्रिमिनल, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। मेरा मतलब है, वो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया है। एक साहब बहुत खाना खाते थे, तो खा के हटे थे, कहते ओए रज गए हो, कहते नहीं थक गए हैं। मुझे लगता है ये थक गए हैं कमा कमा के। क्या इस रियासत में कोई रेगुलेटरी रजीम है कि जहाँ पे आप कि जो इतना सस्ता आपका था रॉ मटेरियल जिससे आप बिजली बना रहे थे और कई सालों से बना रहे हैं, और आज फिर जो है आतम तय की कब्र पे लात मार के, बल्कि उसका मकबरा डिमोलिश करके आप हम पे एहसान कर रहे हैं कि जी 5 रुपये घटान लगे हैं। क्या उन लोगों को पकड़ा जाएगा जिन्होंने ये देखना था कि इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, और इस मुल्क के गरीब आवाम की फटी हुई जेब जिसमें आना नहीं है, उसमें से घसीट के उसकी खाल खींच के पैसे कमा के इनको आप देते रहे। तो काजी साहब, ये जो आपने बात की है बड़ी तशवीशनाक बात है, इसकी कहानी बड़ी होशरुबा है। और जो रेगुलेटर की आपने बात की है, ये रेगुलेटर ने ही ये टैरिफ जो है मंजूर किया था माजी में, और ये रेगुलेटर ने टैरिफ जो है मंजूर किया था कि उनको कोयले के रेट के साथ, और बाद में अभी जो टास्क फोर्स है उसने ये सारा कच्चा चिट्ठा खोला है, और उन्होंने बाकायदा तलब करके उन्होंने कहा है कि इसका फ्रांसिक ऑडिट होगा, तो फिर पीछे हट गए। और फिर अब जो है वो उन्हें कहें मियां साहब, उन्हें कहें मियां साहब, मेरी तरफ से, मैं अपने आवाम की तरफ से ये कह तो नहीं सकता, ना मैं कोई अवामी नुमाइंदा हूं, ना मैं लीडर हूं, लेकिन मेरे दिल ये कहता है कि ये बात कह दूं। उन्हें कहें आप 5 रुपए अभी कम ना करवाएं, आप इनका फोरेंसिक ऑडिट करवा के दिखाएं, और जहां क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है और पाकिस्तान के मफादात और उसके अवाम के खिलाफ जो हुआ है, जो भी कानून में उसकी सजा है, उनको उल्टा लटकाना है तो उल्टा लटकाएं, सीधा लटकाना है तो सीधा लटकाएं। आप अभी ना करें, हमें 5 रुपए का ये चकमा ना दें, आप करें उसको। जो टास्क फोर्स है उसे कहें कि डोंट लेट देम गो स्कॉट फ्री। बताएं यार, ये इसरी मुल्क है, इसमें जो आए फराडिया लूट मार के निकल जाए, और बाद के मैं बड़ा आसान किया है, मैं लाख रुपया तो तुहाडे को ले सी, ए लो 2.5 रुपये वापस ले लो प्लीज। ये इतना सफाकाना मजाक, इट्स अ ब्लैक कॉमेडी। लेकिन काजी साहब, जो होना था वो तो हो गया, अब इसका फ्रांसिक ऑडिट भी नहीं होना, अब तो इसको जो है वो 5 रुपए नहीं होना, यही मैं बात बता रहा हूँ, आने जा रहा है। इसलिए जो प्लानिंग हो रही है और जो चीजें नजर आ रही हैं सर, एक चीज होता है जो नजर ना आ रही हो, एक चीज होती है जो नजर आ रही हो। अब जो नजर आ रहा है, चंद कल परसों जो है वो एक फोरम हुआ पाकिस्तान के अंदर, जिसमें मिनरल्स पर बात हुई, और मिनरल्स के हवाले से पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान को। उसमें यह भी बताया गया कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड में दुनिया का लार्जेस्ट जो है वो वहाँ पर ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर आज़म ने यह कहा कि जो अब कंपनी यहाँ पर आएगी वो यहाँ पर ही माइनिंग करेगी, यहीं पर जो है वो मादरियात निकालेगी, यहीं पर उसकी फिनिशिंग प्रोडक्ट बनेगी। इसका मतलब है काजी साहब कि यहाँ पर रोजगार मिलेगा, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो है वो लाखों नौकरियां मिलेगी। सऊदी अरब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो करने जा रहा है। सऊदी अरब, वहाँ पर सऊदी अरब में जो नेफ्टेक के साथ एक मुआहदा हुआ है वहाँ तकामुल के नाम से, और वहाँ पर जो है वो लाखों नौकरियां वहाँ सऊदी अरब में निकल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर नेफ्टेक में जो है वो हुनरकारी सिखाई जा रही है, तो पाकिस्तानी जो है सऊदी अरब में भी जाएंगे, यहाँ पर भी बड़ी इन्वेस्टमेंट का सब होने जा रही है। और इंशाल्लाह ये जून तक सर 1 जुलाई को खुशखबरियां सुनेंगे कि 1 जुलाई को बिजली की कीमतें भी कम हो रही हैं, और 1 जुलाई को इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, और 2025 खुशखबरियों का साल है सर। मियां साहब भले से शायर थे, उन्होंने कहा था कब तक इसे सेंचोगे तमन्नाए समर में, ये सब्र का पौधा तो न फूला न फला है। मतलब है कि ये इंसाफ हुआ है, इट्स अ मॉकरी ऑफ जस्टिस कि आज आप वो कह रहे हैं जी 5 रुपये वापस कर देते हैं असी। मेरा मतलब है कि ओवर द ईयर्स हाउ मैनी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ वर लूटेड यानी मर्सीलेसली, और एक ऐसे मुल्क के अवाम के साथ ये हाथ हुआ कि देख लो यार क्या हाल है। कल हमने स्टोरी दी ना, 2,46,300 बच्चे अपने पहले महीने की उम्र से पहले ट्रीटेबल डिजीज से मर जाते हैं। 27 माएँ डेली मरती हैं, 9,800 बनती हैं, 1,90,000 स्टिल बर्थ होती हैं। इससे बड़ी जीनोसाइड हो सकती है?
ये सिर्फ बमों से बंदे नहीं मरते। देखें मियाँ साहब, जब धमाके से कोई सफाक दहशतगर्द हमारे बच्चों के गले काटता है तो हमारी आंख एक तरफ उठती है और हम कहते हो हमारा बच्चा मार गया, हमारे दिल को दर्द होता है। मगर यहाँ जब इस तरह खामोशी से ट्रीटेबल डिजीज से बच्चे मरते हैं तो कोई धमाका नहीं होता, और वो मिलियन लाखों में है, लाखों में है। तो ये हुआ है, इसलिए हमें इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है। मैंने इसलिए बात की। बड़ी अच्छी बात है, आप अगली खबर दें और फिर हम ये किसानों के इशूज़ की तरफ आते हैं। देखिए काजी साहब, यहाँ पाकिस्तान में मैं यही बात आप पहले कर रहा था कि तेल और गैस की तलाश भी जो है हो रही है, और वहाँ पर तेल और गैस की डिस्कवरियाँ भी हो रही हैं, और जो बड़ी सरमायाकारी होने जा रही है वो सऊदी अरब की सरमायाकारी होने जा रही है। अमेरिकन जो हैं वो यहाँ पर मादनियात में सरमायाकारी करना चाह रहे हैं। आर्मी चीफ के साथ जो है वो मुख्तलिफ मुलाकातें हुई हैं, और ये यकीन दिलाया गया है कि पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर सरमायाकारी ना सिर्फ की जाएगी बल्कि यहाँ पर जो है वो बाकायदा फैक्ट्रियाँ, प्लांट्स लगेंगे। और मोहम्मद बिन सलमान वली अहद ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया है कि पाकिस्तान के लिए वहाँ पर भी नौकरियाँ होंगी, और लाखों नौकरियाँ सऊदी अरब में भी निकल रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी सरमायाकारी होने जा रही है। ज़राअत के अंदर जो है सऊदी अरब सरमायाकारी करने जा रहा है, वहाँ पर मादनियात में सरमायाकारी करने जा रहा है, तेल की सेक्टर में सरमायाकारी करने जा रहा है, और इसके अलावा माइनिंग सेक्टर जो है और टूरिज्म सेक्टर में सरमायाकारी सऊदी अरब की होने जा रही है। नेफ्टेक के जरिए जो है वो हुनरमंदी के जो गुर जो है वो सिखाए जाएंगे। वज़ीर आज़म आज ब्रेक है मियां साहब, गए हुए हैं, साहब एक ब्रेक है और हमने अब किसानों के इशू है, मगर मैं ये इसी एक पंजाबी मिसरे पे इसको कहता हूँ कि चंद चढ़ेगा तो वेखेगा कुल आलम वेखेगा। इंशाल्लाह ऐसे ही हो, हमारी तो दुआ है। बहरहाल ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं तो देख रहे हैं कि किसानों के साथ पिछले साल क्या हुआ और अब क्या हो रहा है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पिछले तकरीबन 2 बरस से बिलखसूस, बिलअमूम तो खैर पता नहीं कब से, मगर बिलखसूस हमारे किसान भाइयों में जो कि एक रीढ़ की हड्डी हैं और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स जो है वो भी वो हमारी ज़राअत से ही मुंसलिक है, तो इनकी कुछ जो है बेचैनी नज़र आती है। इन्हीं से पूछ लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब और चेयरमैन किसान इत्तेहाद जनाब खालिद हुसैन बाट साहब। बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त का। बुखारी साहब पहले आपकी तरफ आता हूँ, आप ज़रा आसान लफ्ज़ों में बताएं, पिछले साल का तो हमें अंदाज़ा है पीएम साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो हक़ मुनाफा था जो इम्पोर्टर्स का वो उसको वायलेट नहीं कर सके, तो जो हुआ आपके साथ वो तारीख़ का हिस्सा है। अब क्या हो रहा है बुखारी साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काजी साहब शुक्रिया आपका और जेएनएन का। आपको मालूम है कि कुछ अरसा पहले वज़ीर आला साहबा ने ये कहा था कि किसान भाइयों अब बेधड़क होकर गंदम बीजो, तो मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। और आज जो है वो हमें बिल्कुल बेदस्तोपा जो है वो छोड़ दिया गया है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हमारे हाथ और पाँव जो है वो बांध के एक मजबूती के साथ और हमें माफियाज के आगे जो है वो डाल दिया गया है। गुजारिश ये है कि इस मुल्क का ये अलमिया है कि जो इस मुल्क की खिदमत करने वाले लोग हैं, जो मुहिब्बे वतन हैं, जो रात दिन मेहनत करके इस मुल्क के अंदर अनाज पैदा करते हैं और फिर जैसे भी हालात आए काजी साहब अनाज की कमी नहीं होने देते। 9/11 आया, 28 मई आया, अमेरिका ने पाबंदियां लगाई, अनाज की कमी नहीं होने दी। मगर किसान को न कभी कोई इज्जत का लक़ब दिया गया है, न कभी उसको किसी सिविल एजाज से नवाजा गया है जो रेवड़ियों की तरह इन्होंने बांटे हैं। कभी ये किसानों के साथ इनका सलूक अच्छा नहीं रहा। अभी आप देखें, मुझे एक बात बताएं कि मेरा खर्च इखराजात जो है, मेरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो खुद हुकूमत ने लगाई आज से 2 साल पहले, और वो 3400 अपना 3500 रुपए और उसमें नफा डाल के उन्होंने 3900 रुपए जो है वो लगा दिया। फिर मुझे बताएं ये किस तरह की पॉलिसी है कि कहा गया कि डी रेगुलाइज कर दें। देखें ये कौन सा इंसाफ है, ये किस तरह की आप डी रेगुलाइज कर रहे हैं कि आप रोटी का तो रेट मुकर्रर कर रहे हैं। काजी साहब मुझे समझाएं कि ये किस तरह से ये अपना इसके ऊपर अमल दरामद मुमकिन है कि आपने रोटी का रेट मुकर्रर कर दिया। जब रोटी का रेट मुकर्रर हो गया तो फिर गंदम तो ऑटोमेटिक उसी हिसाब से जो है वो लेंगे।
और फिर आपने देखा कि इसी मुल्क के अंदर जो है वो 240-42 खवातीन हमारी शहीद हुई आटे की लाइनों में लग के। तो ये बदकिस्मती नहीं है, ये हमारे जो अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं बुखारी साहब थोड़ा इंटरजेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ खालिद साहब को भी यानी ऑन बोर्ड लूँ। खालिद साहब, करंटली क्या इशू है? एक तो जनरली तो उन्होंने बता दिया, इसका पस मंजर बता दिया। राइट नाउ आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं? गंदम की कीमत कम है, आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं, क्या है किसानों की प्लाइट क्या है राइट नाउ? इशू क्या है? जी बहुत शुक्रिया सही साहब। हमारा इशू सबसे प्रॉब्लम ये है कि जो क्लाइमेट चेंज था वो सबसे जो इफेक्ट है वो हमारी ज़राअत पे आ गया है। क्योंकि मेरी जो ज़ाती गंदम की जो पिछले साल 50 मन से 60 मन पर एकड़ की एवरेज आ रही थी वो 20 से 25 मन आ गई है। और 20-25 मन एवरेज पे हमारा जो रेट पड़ रहा है घर में वो 4000 के करीब पड़ रहा है। और गवर्नमेंट पंजाब जो है पिछले साल उन्होंने खरीदी और अभी वो कहते हैं कि हम आपसे गंदम नहीं खरीदेंगे। और इसी तरह सिंध ने भी नहीं खरीदी। और सिंध की गंदम आपको पता है हमारे सूबा पंजाब से पहले आ जाती है। जब सिंध की गंदम का रेट इस टाइम मार्केट में 1800-2000 रुपए और पंजाब 2200-2300 में बिक रहा है। तो मैं गवर्नमेंट पंजाब से ये बार बार हम बताते भी रहे कि जो आप फिगर दे रहे हैं कि 1,60,000 एकड़ पे आपकी गंदम काश्त हो गई है, वो नहीं हुई। गंदम इस साल कम काश्त हुई है। और अगर आपने इस साल गंदम को मैनेज ना किया और एक रेट लेके गवर्नमेंट ने गंदम अपने पास ना रखी, जैसे गवर्नमेंट चाह रही है कि हम ओपन मार्केट कर देंगे, आप जितने की मर्जी बेचें। अब ये देखिए कि हमारे जो काश्तकार है उसने तो जो गंदम काश्त किया है वो आड़ती से पैसा लिया है, आधार डीजल लिया है, आधार उसने राशन लिया है। तो हमारी तो गंदम जैसे जमीन पे पड़ी होती है। भट्ट साहब, इस वक्त गंदम की कीमत क्या है, कितने की बिक रही है मार्केट के अंदर, क्या सूरत हाल है? क्या थर्ड पार्टी जो गंदम खरीद रही है, थर्ड पार्टी हुकूमत ने खरीदना बंद कर दिया है, तो किसानों का क्या हाल है? गंदम कितने की बिक रही है इस वक्त? नहीं, थर्ड पार्टी तो अभी मार्केट में आई नहीं जो इन्होंने लानी। बाकी वो जो छोटा जो ग्रुप जिसके पास पैसे हैं वो गंदम 2200-2300 इससे ऊपर गंदम नहीं बिक रही। और वो भी किस तरह खरीद रहा है कि वो कहता है कि ये 1000 रुपए मन का भी आप ले लें, बाकी 3 महीने बाद मैं पैसे आपको दूंगा। मैं हैरान हूं कि गवर्नमेंट पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट इस पे नोटिस नहीं ले रही कि अगर इस साल गंदम कम है, अगर इस साल गंदम किसान के साथ यही जुल्म रहा तो गंदम काश्त नहीं होगी, तो क्या इतने हमारे पास जरा मुबादला डॉलर है कि हम बाहर से गंदम मंगवा लेंगे? तो मैं हैरान हूँ गवर्नमेंट की पॉलिसी से कि जो मुल्क। लेकिन भाट साहब एक बात बताइएगा, मैं जरा एक मिनट, लेकिन बुखारी साहब हमारी सीएम तो वहाँ ट्रैक्टर्स आ रहे हैं और कुछ ज़राई कार्ड भी दिए गए हैं। तो हमें तो ये तासर मिला था कि ये जब पहली जो खातून वज़ीर आला हैं वो ज़ाहिर है हम इस बात को अप्रिशिएट भी करते हैं। तो क्या ये जो तस्वीर थी इससे तो आप उलट कहानी सुना रहे हैं बुखारी साहब? जी काजी साहब, गुजारिश ये है कि मुझे ये लगता है कि हमारी जो वज़ीर आला साहिबा को जिन्होंने घेर रखा है, जो ब्यूरोक्रेट हैं या उनके साथ कुछ जो है वो कोई मेंबरान असम्बली हैं या जो मिनिस्टर्स हैं, वो उनको कोई सही सूरत हाल से आगाह नहीं करते। उनको काम करने का शौक जरूर है मगर उनको उन्होंने गलत जो है वो ट्रैक पे चढ़ा दिया है। मुझे बताएं कि 1000 ट्रैक्टर देने से क्या ज़राअत पे कोई असरात मुरतब होंगे? जहां पे 65 लाख आपका जो है खानदान रजिस्टर्ड है पंजाब के अंदर, आप मुझे बताएं कि क्या चंद लाख लोगों को वो 1.5 लाख जो है वो किसान कार्ड, वो सिवाय सस्ती शोहरत के जो है वो और कुछ भी नहीं है। इन चीजों से ना तो कोई इनकलाब आएगा आपके पास। देखें, गुजारिश ये है कि आप जो आपने ये वाहिद जो एग्रीकल्चर का सेक्टर था जिसमें ग्रोथ थी, बाकी सारे नेगेटिव में गए। ये 6.5 जो है वो उसने दिया। आज काजी साहब वो 1 पे आ गया है, 1 पॉइंट पे आ गया है। आप ये देखें कि सिर्फ ज़राअत ही है, उसी से सारी चीजें मुंसलिक है, सनद आपकी उसी से मुंसलिक है। इनको समझ नहीं आ रही। गुजारिश ये है कि मुझे बताएं कि पहले 45 लाख टन जो है वो पंजाब हुकूमत खरीद करती थी, 20-22 लाख टन जो है वो सिंध हुकूमत खरीद करती थी। दो बातें पूछनी है। आप कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर जो है वो लेगा, मुझे तो एतबार नहीं है काजी साहब। एक मिनट, मैं दो बात, एक तो मुझे ना थोड़ा सा भी एतबार नहीं है कि पिछली दफा इन्होंने ऐलानात भी किए इन्होंने कि जी जो 250 से ऊपर खरीद करेगा तो जो उसके खिलाफ। अब आप कह रहे हैं ये 4000 की आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब मुझे बताएं
कि एक तो क्या ये गंदम इस तरह सड़ जाएगी, इसको कोई नहीं खरीदेगा, एक तो मुझे ये बात बताएं। और फिर दूसरी बात ये कि फिर बाट साहब आपसे भी पूछूंगा यही बात, बुखारी साहब अक्सर फरमाइएगा। दूसरा ये बताएं कि फिर इम्पोर्टर आ जाएंगे नेक और परहेजगार यानी मुनाफों वाले, क्या होगा? और सेकंडली इनपुट्स का क्या फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान का? पहले बुखारी साहब आप और फिर बाट साहब। बात यह है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं वही बात कहता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पे जो है वो यूरिया आप देखें कि वो 5,000 रुपए की जो है वो किसान को मिलती है। इंडिया के अंदर जो है वो पाकिस्तानी रुपीस में जो है वो 900 से 1,000 रुपए की मिलती है। यहाँ पे डीएपी जो है वो 13,000 रुपए की किसान लेता है, और वहां पे जो है पाकिस्तानी रुपीस के अंदर डीएपी 39 और 4,000 रुपए की मिलती है। यहाँ पे अच्छा वहां पे जो रेट है गंदम का वो पाकिस्तान से बेहतर है, यानी इनपुट्स भी सस्ती हैं, उनके रेट भी जो है मुनासिब है। इसीलिए वो जो 13 पंजाब के अजला है वो पूरी 1.25 अरब की आबादी को जो है वो फीड कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है कि वहां पे 1 रुपए यूनिट है जरी ट्यूबवेल का, यहाँ पे 60 रुपए यूनिट है। और अब आबियाना का जो जुल्म काई साहब ये जो अभी शुरू हो गया है, किसानों की चीखें निकलेंगी। और ये अब जो है वो इन्होंने आबियाना जो है 150 से बढ़ा के इन्होंने वो भी 1,000 से ऊपर कर दिया है। फिर इन्होंने जरी इनकम टैक्स जो है वो ये तो एक मिनट बुखारी साहब, एक मिनट रुकिएगा, कहीं से ठंडी हवा नहीं आती। एक मिनट बुखारी साहब रुकिएगा। बाट साहब ये कह रहे हैं, बाट साहब ये कह रहे हैं कि बयाना क्या कहते हैं आबियाना भी बढ़ा दिया और इनपुट भी सबसे ज़्यादा महंगे हैं। तो ये सूरत हाल क्या होगी? और क्या आपकी कोई बात सरकार के लोग आपसे कोई राब्ते में हैं, या आपने कोई क्या आपका लाए अमल क्या है? बाट साहब जी, हमने 15 को इंशाल्लाह पूरे पंजाब में एहतजाज कर रहे हैं और पूरा पंजाब इंशाल्लाह बंद करेंगे। 15 तारीख उसमें हमारे साथ जमात इस्लामी भी है और सारी बाकी हमने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें तमाम सियासी और मजहबी जमातों को हमने कॉल किया था, और उसमें हमने ये फैसला किया है कि 15 को इंशाल्लाह हम पूरे पंजाब में एहतजाज करेंगे। और अगर 15 तक गवर्नमेंट पंजाब ने हमारे गंदम का रेट डिसाइड ना किया तो हम ये एहतजाज जो है लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट कर देंगे। आपको पता है पहले भी मैं 8 दिन में ये सिंटोर्स वाले चौक जो है इसके पुल के नीचे 8 दिन अपनी क़यादत में लोगों को लेके बैठा रहा था। बाट साहब कितनी तादाद में निकलेंगे किसान? क्योंकि हमने देखा कि भारत में भी ये मुजाहरा हुआ था और वहां पर मोदी सरकार हिल गई। क्या यहाँ पर भी इस तरह का मुजाहरा होगा काबिल जिक्र कि हुकूमत जो है मजबूर हो जाएगी? इंशाल्लाह इस दफा 15 तारीख को ये 5 दिन रह गए। इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट पंजाब को पता चल जाएगा कि जो किसान के साथ जुल्म हुआ है वो हजारों की तादाद में हर डिस्ट्रिक्ट में निकलेंगे, और वहीं से हम अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर 15 तक गवर्नमेंट ने हमारे साथ लाएअमल ना बनाया रेट का तो हम वही धरने जो है ना पंजाब सीएम पंजाब के दफ्तर के सामने और फिर इस्लामाबाद मूव कर जाएंगे। इस दफा उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारे गंदम का रेट डिसाइड नहीं कर देते। सही कई साहब जुल्म देखें कि 350 रुपए में मेरे से भी गन्ना खरीदा है, जो चीनी का रेट 120 बनता है आज वो 185-80 रुपए की बिक रही है। वो उस वक्त IMF कहाँ गया था जब ये IMF की बातें सुनाते हैं कि जो हम गंदम नहीं खरीद सकते। तो बाट साहब साथ साथ ही IMF की आपने बात की है, ज़राई टैक्स भी लगा है। क्या ज़राई टैक्स जो है उसका भी असरात आए हैं और कितना टैक्स लिया जा रहा है इस वक्त, या टैक्स वसूल होना शुरू हो गया है? जी, मेरे गांव में जो पिछले साल आया था वो 1,90,000 था जो साल का हमने जिम्मेदारों से लेके देना होता है। आपको अच्छा, वन फाइनल क्वेश्चन बुखारी साहब अभी सर 26 लाख आया इस साल, 26 लाख आया सर, 1,90,000। लेकिन बुखारी साहब देखें, हमेशा पहली बात तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि भाई 15 से पहले ही कर लें, 15 तारीख से पहले। लेकिन बुखारी साहब वहाँ भी स्प्लिट हो जाती है प्रो गवर्नमेंट प्रो अपोजिशन किसानों में, ये भी तो एक सिलसिला है ना, लगता है इसकी वजह से भी आपके मसाइल हल नहीं होते बुखारी साहब, या आई एम रॉन्ग? मगर बात है रुसवाई की, मैं इसको डिनाई तो नहीं करूंगा, लेकिन ये वक्त का तकाजा है कि हम किसान जो है वो इकट्ठे एक ही जो है वो सफ में खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे अनकरीब ये जो है हमारी मुश्किलात जो है वो हमें एक साथ जो है। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। खालिद हुसैन बाट साहब हम आपको लेते रहेंगे। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को भी ये नौबत नहीं आना चाहिए और इनके जो जायज़ मसाइल है हल करें। इधर उधर रोज़ जो है वो सड़कें पुट के बनाई जा रहे होते हैं, इनकी मदद करते तो कोई हर्ज नहीं। ये था हमारा हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम। अगले मंडे को मिलेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।